हेलो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 12 में मैं अजय ओझा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भाई आज के लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे विद्युत वाहक बल और गिब्स मुक्त ऊर्जा के बीच में क्या रिलेशन है, सेल के विभव ईएमएफ और डेल्टा जी के बीच में क्या रिलेशन है, उसके बारे में आज की क्लास में बात करने वाले हैं। ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़ा था? एक डेनियल सेल का एग्जाम्पल लिया था। तो हमने क्या देखा था कि भाई विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है कि जो आपकी रासायनिक ऊर्जा है उसको किस में बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है ना। अब ये जो आपको विद्युत ऊर्जा मिली है, इस विद्युत ऊर्जा से आप क्या करोगे भाई? कुछ ना कुछ कार्य करोगे। ठीक है ना। तो इस विद्युत ऊर्जा से जो कार्य किया जाएगा उस कार्य को आप क्या बोलोगे? उस कार्य को बोलोगे आप इलेक्ट्रिकल वर्क, वैद्युत कार्य। ठीक है। तो देखो, जैसे सपोज हमने एक सेल लिया था और सेल से हमने रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला, तो हमें सपोज आपको कितनी एनर्जी आपको मिली, कितनी विद्युत ऊर्जा आपको मिली? सपोज 100 जूल आपको विद्युत ऊर्जा मिल गई। ठीक है। और यह बात हमको पता है कि भाई जितनी भी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, समस्त ऊर्जा को कार्य में रूपांतरित करना संभव नहीं है। कुछ ना कुछ ऊर्जा तो आपकी वेस्ट हो ही जाती है। ठीक है ना। यानी अगर मुझे 100 जूल यहां पर ऊर्जा मिली है तो ऐसा नहीं है कि 100 के 100 जूल आपकी किस में परिवर्तित हो जाए? कार्य में परिवर्तित हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। आप थोड़ी बहुत ऊर्जा का जो है आपका ह्रास होता ही होता है, चाहे वो तापीय ऊर्जा में परिवर्तित होकर नष्ट हो जाए या और किसी एनर्जी में परिवर्तित होकर नष्ट हो जाए। जैसे आप खाना खाते हो, आपको कैलोरीज में एनर्जी मिलती है, तो क्या सारी एनर्जी से आप मतलब काम कर देते हो? क्या कुछ तो आप बैठे रहते हो तो भी आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है ना। आप सुबह को आपने खाना खाया, आपने चाहे दिन भर में कुछ काम नहीं किया, लेकिन शाम को आपको फिर भी भूख लगेगी ना। तो वो क्यों है? आपकी एनर्जी कम हो गई, तो आपको एनर्जी चाहिए। तो इस वजह से आप क्या करते हो भाई? खाना खाते हो, दोबारा से आपको एनर्जी मिलती है। क्यों? क्योंकि जो थोड़ी बहुत एनर्जी थी वो आपकी बॉडी में स्टोर हो गई। किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो गई। ठीक है ना। इस वजह से आपकी जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसमें क्या आ गई? कमी आ गई। तो सीधा सीधा कहने का मतलब अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो क्या कहेंगे कि ऊर्जा को समस्त कार्य में रूपांतरित करना संभव नहीं है। थोड़ी बहुत ऊर्जा के मान में हानि हो ही जाती है। ठीक है ना। अब देखो, जैसे मुझे अगर इस एक सेल से मुझे 100 जूल एनर्जी मिली, तो ये 100 के 100 जूल आपकी कार्य में रूपांतरित नहीं होगी। सपोज मैं बोल देता हूं कि मेरी कार्य में रूपांतरित हुई कितनी? 70 जूल। ठीक है। यानी ये जो एनर्जी है, इससे लेकर मैं कोई ना कोई कार्य को संपन्न करवा सकता हूं। ठीक है। तो इस ऊर्जा को क्या बोलते हैं हम? मुक्त ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसको? मुक्त ऊर्जा, फ्री एनर्जी। ठीक है। और इसको किसने दिया था भाई? किसने बताया इस चीज को? गिब्स नामक वैज्ञानिक ने बताया। तो इसी वजह से हम इस ऊर्जा को क्या नाम देते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा। अब इस ऊर्जा से आप अपना कोई भी काम संपन्न कर सकते हो। समझ गए कि आपकी जो 30 जूल थी वो तो एनर्जी आपकी वेस्ट हो गई, इस ऊर्जा से आप कोई भी अपना काम कर सकते हो। ठीक है। तो सपोज हमने इससे कुछ काम किया और काम करने में सपोज हमारा जो वैद्युत कार्य था उसमें हमारी 20 जूल एनर्जी खर्च हो गई। ठीक है। 20 जूल हमने कार्य कर लिया। ठीक है। कोई भी कार्य संपन्न करवा लिया, कोई भी वैद्युत कार्य हमने संपन्न करवा लिया, तो हमारी 20 जूल एनर्जी खर्च हो गई। तो बची कितनी हमारे पास? अब फ्री एनर्जी हमारे पास कितनी बची भाई? 50 जूल बची। यही बचेगी ना। तो अगर मैं गिब्स मुक्त ऊर्जा को देखना चाहूं, अगर मैं चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी देखना चाहूं, तो मैं क्या कहूंगा भाई? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब मुझे कितनी मिली? 50 जूल। तो आप देखो, स्टार्टिंग में कितनी थी? 70 जूल। लास्ट में कितनी मिली? 50 जूल। यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा में क्या आई भाई? कमी आई। डेल्टा जी में क्या आई? कमी आई। तो कमी को मैं किससे दिखा दूंगा? नेगेटिव साइन से। भाई पहले 70 थी, काम कर लिया तो कम होके कितनी हो गई? 50 जूल रह गई। यानी कहने का मतलब हम कह सकते हैं क्या ये बात कि वैद्युत कार्य जो है वो बराबर होगा किसमें? गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी के। भाई जितना आप कार्य करोगे उतनी आपकी एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम होगी तो साइन किसका लगाओगे आप? माइनस का लगाओगे। बात आ गई समझ में? यहां तक बात आ गई आपको समझ में? अब देखो, इसको मिटा के मैं आगे की कहानी लिखता हूं। ये तो चीज बस आपको एक समझाने के लिए लिखी थी। ठीक है ना। अब देखो क्या लिखोगे आप आगे, देखना भाई। क्या लिखोगे आप? देखो, विद्युत रासायनिक सेल में, विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है।
ठीक है, ये बात हमको पता है। और इस विद्युत ऊर्जा से आप क्या करते हो, वैद्युत कार्य संपन्न करते हो। तो अगली लाइन क्या लिखोगे, इस विद्युत ऊर्जा से विभिन्न वैद्युत कार्य संपन्न किए जाते हैं, विभिन्न वैद्युत कार्य संपन्न किए जाते हैं, जिसे निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। ठीक है, जिसे निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। और आपको पता है भाई वैद्युत कार्य और कार्य को किससे दिखाते हैं, W से। ये किसके बराबर होगा, W का आपने अगर एक फॉर्मूला पढ़ा हो तो W का आपने फिजिक्स में अक्सर ही आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है, Q इंटू डेल्टा V। Q बराबर क्या है, यहां पर चार्ज, विद्युत धारा की मात्रा, आवेश, ठीक है ना, और V यहां पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, ठीक है ना। और पोटेंशियल जो डिफरेंस है यहां पर, पोटेंशियल डिफरेंस, वो अपन कह सकते हैं भाई कि सेल का विभव ही है, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस किसका है, कैथोड और एनोड के बीच का। तो कैथोड एनोड के बीच का क्या है, आपका सेल विभव है, सेल पोटेंशियल है, जो आपने अभी हमने पिछले लेक्चरों में भी उसकी हमने डिटेल से बात कर रखी है। तो डेल्टा V के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, सेल का विभव। तो सेल का विभव क्या होगा भाई, ईएमएफ का मतलब ई रख सकते हो आप, ई ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, ठीक है ना। वही तो हो गया यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस। भाई यहां सेल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, कैथोड से एनोड के बीच का सेल विभव, तो वो आप दिखा दोगे इससे, ठीक है। और Q बराबर क्या है, आवेश। और आपको पता है कि आवेश किसमें, यहां पर सेल में आवेश के तौर पर कौन फ्लो होता है भाई, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर आवेश का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन की। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन फ्लोस होते हैं ना, वो एक दो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, मोल्स में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, ठीक है, अभी बताऊंगा रिएक्शन के थ्रू भी। तो हम क्या कहेंगे, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, ये हम पढ़ चुके हैं 96500 कूलम, जब हमने फेराडे नियम पढ़े थे तब इसकी बात कर ली थी, ठीक है ना भाई। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन पर हम आवेश की मात्रा देखें तो कितनी होती है, 96500 कूलम होती है। और इसी चीज को क्या बोलते हैं हम, 1 फेराडे बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 फेराडे बोलते हैं। तो यहां हम कार्य बराबर क्या लिख सकते हैं, कार्य बराबर क्या है भाई, कार्य बराबर आप लिख सकते हो क्या, आवेश का मतलब Q, और क्या लिख सकते हो, डेल्टा V की जगह क्या लिख सकते हो, ई सेल। और मैं अगर Q की जगह डायरेक्ट F लिख दूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां मैं लिख देता हूं F, और यहां क्या लिख देता हूं, गुणा करके ई ऑफ सेल, ब्रैकेट में लिख देते हैं सेल, ठीक है ना। अब आपको पता है ऐसा तो है नहीं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है भाई, ये तो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करेगा, अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम यहां पर एक सिंपल ले लेते हैं, क्या, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए ले लेते हैं, ठीक है। तो n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम लेंगे तो यहां पर 1 फेराडे की जगह हम क्या लिख देंगे, n फेराडे। तो वही बात अपन यहां पर लिख देते हैं क्या, n फेराडे, ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, कि वैद्युत कार्य बराबर आपका होगा NF, और इसको डायरेक्ट अब लिख देते हैं किसके, ई सेल के बराबर। किसके बराबर होगा, ई सेल के बराबर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। अब आपको पता है कि जो वैद्युत रासायनिक सेल है वो कैसा है, एक स्वतः प्रक्रम, स्पॉन्टेनिटी, अपने आप होता है भाई, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, अगली लाइन हम क्या लिखेंगे यहां पर, देखना, वैद्युत रासायनिक सेल स्वतः प्रक्रम होते हैं, स्वतः प्रक्रम होते हैं। अब स्वतः प्रक्रम होने का मतलब क्या है, स्वतः प्रक्रम के लिए गिब्स फ्री एनर्जी कैसी होती है, नेगेटिव। अभी बताया था भाई, जैसे 70 जूल थी आपके पास, आपने 20 जूल काम किया था तो कितनी बची, 50 जूल बची थी। तो आप यहां से वहां से ये बात आप कह सकते थे क्या, कि वैद्युत कार्य बराबर किसके होगा, कह सकते थे आप, वैद्युत कार्य बराबर किसके होगा, गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी के, कह सकते थे ना। और वही बात हम यहां से कह रहे हैं, विद्युत रासायनिक सेल स्वतः प्रक्रम होते हैं। और ये बात हमें पता है कि अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो हम यहां से कह सकते हैं स्वतः प्रक्रम होते हैं, अतः हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा जी नेगेटिव बराबर होगा किसके, वैद्युत कार्य के। और वैद्युत कार्य क्या है हमारे पास, NFE ऑफ सेल,
ठीक है, समझ गए। ये बात हमने पहले भी पढ़ ली कि विद्युत कार्य जो है वो गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी के बराबर होगा। कार्य आप जितना करोगे ऊर्जा में कमी उतनी आएगी। जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया था कि 70 जूल थी आपके पास, आपने कार्य किया 20 जूल, तो एनर्जी आपके पास कितनी रहेगी, 50 जूल रहेगी, ठीक है ना। फिर उस 50 जूल फ्री एनर्जी से आप और कार्य करोगे, सपोज आपने और कार्य कर लिया 20 जूल, तो आपकी ऊर्जा में कमी कितनी हो गई, 30 जूल हो गई, ठीक है ना। तो पहले 50 थी, अब 30 रह गई, यानी ऊर्जा में कमी हो गई। तो आप कह सकते हो कि जितना विद्युत कार्य करोगे उतनी गिब्स मुक्त ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी। तो कमी की वजह से साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। समझ गए बात यहां तक। तो हम कह सकते हैं डेल्टा जी नेगेटिव बराबर क्या होगा, NFE। साइन चेंज कर दें तो क्या होगा, डेल्टा जी बराबर -NFE, ठीक है। यह आपका फॉर्मूला आ गया किस किस के बीच में रिलेशन, विद्युत वाहक बल E बराबर आपका EMF और गिब्स मुक्त ऊर्जा के बीच का संबंध। अब अगर आपके पास मानक अवस्था हो तो मानक अवस्था में क्या होगा, मानक अवस्था पर समीकरण क्या होगी। मानक अवस्था का मतलब विलयन की जो सांद्रता है वो 1 मोलर हो, दाब आपका कितना हो, 1 एटीएम हो, और टेम्परेचर वो हो आपका कितना, 25 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में लिखोगे तो 298 केल्विन। अगर ये अवस्था हो आपकी तो उस अवस्था पर आप क्या लिखोगे, इसको डेल्टा जी को क्या लिखोगे, डेल्टा जी नॉट, यानी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा बराबर होगी किसके, -NFE नॉट, ठीक है। माइनस किसके होगी, NFE नॉट, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से आप लिख लो, ठीक है। तो ये रिलेशन आपका आ गया किस किस के बीच में, EMF ऑफ सेल, ठीक है, विद्युत वाहक बल और गिब्स मुक्त ऊर्जा के मध्य में संबंध। एक बात और बताऊंगा, पहले इसको लिख लो, फिर आगे की एक दो लाइनें और आपको बताऊंगा। लिखो भाई, इसको लिख लिया, मिटा दूं भाई, मिटा दें, चलो साइड से मिटा देता हूं, इधर लिख देंगे यहां पर, है ना। ये बस आपको समझने के लिए था इधर वाला, बाकी कहानी अगर आपको आती है तो आप इस तरीके से लिखोगे। जो काम का जो फॉर्मूला है ना भाई, ये एक फॉर्मूला है, अगर आपको न्यूमेरिकल मिलेगा छोटा सा 1 नंबर का, ये दोनों फॉर्मूले आपको थोड़ा सा माइंड में याद रखने, ठीक है। अब देखो एक बात और देखो, यहां से हम कह सकते हैं क्या, चलो इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूं, इसको इक्वेशन 2 दे देता हूं। तो इक्वेशन 2 से हम कह सकते हैं क्या, समीकरण 2 से हम ये चीज लिख सकते हैं क्या, देखो E बराबर क्या लिखेंगे, E बराबर हम लिख सकते हैं डेल्टा जी और माइनस का NF, लिख सकते हैं, इस बात को लिख सकते हैं ना भाई। NF को इधर पहुंचा दो, माइनस में आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। या इससे भी देख लो, यहां से NF को नीचे पहुंचा दिया तो डेल्टा जी अपॉन क्या हो जाएगा, NF हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां से एक रिलेशन और लिखूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डेल्टा जी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फेराडे के। फेराडे क्या है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ठीक है। ये वैल्यू हम कह सकते हैं। अब देखो यहां से समझना, एक लाइन को हम क्या कह सकते हैं इसको, कि अगर डेल्टा जी को देखोगे आप तो थोड़ी सी थर्मोडायनेमिक्स के ओर मैं आपको ले चलूंगा, जो आपने कक्षा 11वीं में पढ़ी है, ठीक है। डेल्टा जी होती है वो कोई भी ऊर्जा की जो टर्म होती है वो मात्रा पर निर्भर करती है। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा जी जो है आपकी कैसा गुणधर्म है भाई, मात्रात्मक गुणधर्म है। ये कैसा है, मात्रात्मक गुणधर्म है, और इसको आप हिंदी में दूसरा नाम भी देते हो, विस्तीर्ण गुणधर्म है, ठीक है। और जो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नीचे क्या है, फेराडे। फेराडे का मतलब क्या है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं अपन फेराडे की। तो जो मोल्स होते हैं वो भी कैसे हैं, मात्रात्मक गुणधर्म है, यानी नीचे भी क्या आ रही है आपकी, विस्तीर्ण गुणधर्म आ रहा है। और जो दो विस्तीर्ण गुणधर्म का जो अंतर होता है वो क्या होता है, विशिष्ट गुणधर्म होता है। दो विस्तीर्ण गुणधर्म का जो अंतर होता है वो क्या होता है, विशिष्ट गुणधर्म होता है, या मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म होता है। तो आप यहां से एक बात कह सकते हो कि जो सेल का विभव है, जो E है, वो क्या है, एक भाई विशिष्ट गुणधर्म है, E आपका विशिष्ट गुणधर्म है, या आपको दूसरी बात याद रखनी है, मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है। मात्रा स्वतंत्र यानी मात्रा पर निर्भर नहीं करेगा, या गहन गुणधर्म है। या कैसा गुणधर्म है भाई, गहन गुणधर्म है। ये 11वीं क्लास की बात है, लेकिन थोड़ी सी चर्चा आपको यहां भी इसकी करनी पड़ेगी। अगर आपको आ जाए कि भाई सेल विभव कैसा गुणधर्म है, तो आप इन तीनों में से कोई भी एक बात लिख सकते हो, ठीक है। इस चीज को पहले आप लिख लो, एक बार लिख लिया भाई। देखो तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो सेल विभव है, जो सेल का विद्युत वाहक बल है, वो आपका कैसा गुणधर्म है भाई, मात्रा स्वतंत्र, यानी मात्रा पर निर्भर नहीं करता, ठीक है ना। ये थोड़ी सी 11वीं क्लास की बात है, थोड़ा सा आपको याद में रखना है, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, इस फॉर्मूले से आप क्या कह सकते हो कि सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल प्रति इलेक्ट्रॉन, नीचे क्या है इलेक्ट्रॉन,
तो आप लिखोगे प्रति इलेक्ट्रॉन गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होता है, कमी के बराबर होता है। भाई जो फॉर्मूले में है वो ही बात आपने लिखी है। क्या लिखी है आपने? सेल का विद्युत वाहक बल प्रति इलेक्ट्रॉन, एन फैराडे का मतलब यहां क्या है, इलेक्ट्रॉन से ही रिलेटेड बात तो कर रहे हैं, प्रति इलेक्ट्रॉन गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर, ठीक है ना। माइनस साइन का मतलब क्या हो रहा है, कमी। तो हमने यहां यही बात लिखी है कि जो सेल का विद्युत वाहक बल है वो प्रति इलेक्ट्रॉन गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होता है, ठीक है। समझ गए, इस लाइन से समझ गए। अब एक चीज आपको और याद रखनी है, यदि स्वतः प्रक्रम हो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो, कैसा हो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए बात क्या याद रखनी है आपको कि डेल्टा जी कैसा होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, नेगेटिव, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया कि अपने आप अगर प्रोसेस हो रहा है तो डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है ना, क्योंकि वहां ऊर्जा में कैसी होगी, कमी आएगी आपकी। अब डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगा आपका, देखो डेल्टा जी बराबर अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, NF ही था। अब मैं कहूं कि डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए, तो ये नेगेटिव कब आएगा, जब E की वैल्यू पॉजिटिव हो। अरे भाई E की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव गुणा होकर क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। तो हम कह सकते हैं स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होगा। और अगर E के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, सेल के विभव के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, तो हम कह सकते हैं E की जो वैल्यू है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर आपके लिए क्वेश्चन आ जाए कि भाई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए आप सेल का विद्युत वाहक बल बताओ, धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा, तो आप क्या कहोगे, धनात्मक होगा। अगर अब मैं कहूं कि असतः प्रक्रम है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होगा, डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। तो E की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। भाई ये पॉजिटिव कब आएगा, ये पॉजिटिव कब आएगा, डेल्टा जी पॉजिटिव, जब E की वैल्यू में नेगेटिव रखूं तो नेगेटिव नेगेटिव कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो मैं क्या कहूंगा कि अगर असतः प्रक्रम है तो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव और डेल्टा E की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव, यानी दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। और अगर मैं कहूं कि साम्यावस्था है, इक्विलिब्रियम के लिए क्या लिखूंगा, साम्यावस्था के लिए मैं लिखूंगा कि डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होगी, 0, तो ईएमएफ जो सेल है वो भी कैसा होगा, 0। यानी ऐसा सेल तो आपके लिए काम का ही नहीं होगा, क्योंकि कोई विद्युत धारा आपकी बहेगी नहीं जब E की वैल्यू कैसी आ जाएगी, 0। और ये सेल तभी संभव है जब दोनों जो आपने इलेक्ट्रोड लिए हैं वो कैसे हो, सेम हो, अंदर सॉल्यूशन भी सेम भरा हो। यानी यहां पर अगर आपने ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया है तो यहां पर जो कैथोड है वो भी आपने Zn और ZnSO4 का लिया, तो कोई रिएक्शन होगी नहीं तो वो सेल हमारे काम का नहीं है, ठीक है। समझ गए आप बात को। तो साम्यावस्था पर डेल्टा जी बराबर 0 होगा, E की वैल्यू भी 0 होगी। काम के लिए आपकी ये दो चीजें हैं भाई, ठीक है ना, इनको आपको पूछ सकता है तो इनको थोड़ा सा आप याद रखोगे, ठीक है। लिख लो भाई, इन बातों को भी लिख लो आप। लिख ली सारी बातें भाई, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आज इतना काफी। अगले लेक्चर में बात करने वाला हूं नर्स्ट इक्वेशन की, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा 100% वहां से। तो अगली क्लास मिस मत करने का, बस ऐसे पढ़ते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।